जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन रह गए वो करते हैं। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन ये है कि रीड द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाई बाय ओ हेनरी, कंपोज अ बुक रिव्यू रिपोर्ट कीपिंग इन व्यू द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो ये गिफ्ट ऑफ मेजाई एक स्टोरी है जो कि पहले तो फर्स्ट ईयर की बुक में थी, पता नहीं आप शायद चेंज हो गई होगी, पंजाब कोर्स में थी। और उसमें आपने बताना क्या क्या है, प्लॉट स्ट्रक्चर बताना है, मेन कैरेक्टर बताने हैं, ठीक है, राइटिंग स्टाइल बताना है, थीम, लैंग्वेज एंड टोन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टोरी से पहले हम ये देखते हैं कि ये गिफ्ट ऑफ मेजाई है क्या। ठीक है, गिफ्ट ऑफ मेजाई है क्या। सबसे पहले मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टोरी है क्या ताकि आपको समझ आए। ये स्टोरी एक ऐसे मियाँ बीवी की है। मियाँ बीवी से पहले ये समझें कि ये मेजाई होता क्या है। ठीक है, मेजाई एक वाइज मैन को कहते हैं, अक्लमंद इंसान को। और ये तारीख कहाँ से शुरू हुई? हज़रत ईसा की जब पैदाइश हुई थी, ये मेजाई आए थे, ये अक्लमंद लोग आए थे और ये उस नौज़ायदा बच्चे के लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, जो न्यू बेबी बोर्न था, उस नए बच्चे के लिए ये गिफ्ट लाए थे। ठीक है, कोई गोल्ड लाया था, कोई सोना लाया था, कोई मतलब मुख्तलिफ के ये गिफ्ट लाए थे। अब जो ताज़ा बच्चा होता है उसके गिफ्ट किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ से ये स्टोरी लिखी गई, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, कि किसी ऐसे शख्स के लिए वो गिफ्ट ले जाना जो उसके काम के ना हो। ठीक है, तो मेजाई वाइज मैन को कहते हैं और इनकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कौन थे ये। अब ये जो गिफ्ट ऑफ मेजाई ओ हेनरी ने लिखी है, इसमें होता क्या है, इसमें ज़रा स्टोरी देखें। इसमें एक मियाँ बीवी हैं। ठीक है, बीवी का नाम डेला है और मियाँ का नाम क्या है, जिम है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और इनके यहाँ कल्चर होता है कि हर फेस्टिवल पे ये एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लाजमी समझा जाता है। तो ये जब गिफ्ट देते हैं तो जिम के पास एक घड़ी होती है जो उसके बाप दादा से, जैसे आप जायदाद समझते हैं, या गिफ्ट दादा ने बाप को दिया, बाप ने फिर बेटे को दिया, इस तरह का गिफ्ट है वो घड़ी। वो बहुत पहले की घड़ी है, तो उसे वो गिफ्ट मिली हुई है। डेला ये देखती है कि उसके पास जो गिफ्ट है ना, ये जो घड़ी है, उसकी जो चेन है वो चेन ठीक नहीं है। घड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन चेन ठीक नहीं है। तो वो दिल ही दिल में ये सोचती है कि मैं ना ये घड़ी की जो चेन है ये अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूँगी। और साथ ही उसका जो हस्बैंड है जिम, ये क्या काम करता है, डेला के बाल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लंबे बाल हैं और इसे उनसे मोहब्बत है और डेला को भी अपने बालों से मोहब्बत है। वो बाज़ार में जब भी जाती है वो अपने बालों के लिए बहुत प्यारी कंघियाँ हैं, कॉम्ब्स देखती है, कंघियाँ। वो कहती है कि काश हमारे पास पैसे होते तो मैं ये ख़रीद सकती। ठीक है, तो अब दोनों की सिचुएशन ये है कि उसके पास घड़ी है तो उसकी चेन अच्छी नहीं है और इसके पास अच्छे बाल हैं तो क्या नहीं है, इसके पास कंघियाँ नहीं हैं। अब होता ये है जब फेस्टिवल आता है तो बीवी क्या काम करती है, जाती है अपने बाल बेच देती है, बाल कटवा के आ जाती है। ठीक है, कि और वो बाल बेच के जो पैसे आते हैं वो नई चेन ले लेती है कि ताकि उसका हस्बैंड अपनी पुरानी जो बाप दादा की घड़ी है उसमें डाले और वो घड़ी पहन के रखे। और इधर से ये क्या करता है, एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के लिए ये भी जाके वही घड़ी की चेन घड़ी बेच देता है ताकि वो डेला को सरप्राइज़ कर सके और वो जो कंघियाँ उसको पसंद है वो कंघियाँ ख़रीद के उसको दे सके। उसने उधर से अपने बाल कटवा के वो चेन ले ली बेच के, और इधर इसने क्या किया, अपनी घड़ी बेच के उसके बालों के लिए कंघियाँ ले ली। जब ये दोनों शाम को घर आते हैं तो वो उसके बालों के लिए कंघियाँ लेके आया होता है तो वो गंजी हो चुकी होती है, उसके बाल नहीं होते। और वो अपने बाल बेच के उसकी घड़ी के लिए चेन लाई होती है तो उसके पास वो घड़ी नहीं होती, वो बेच के आया होता है। तो इस पे ये दोनों, इस पे ये लिखी गई है गिफ्ट ऑफ मेजाई कि ऐसे गिफ्ट लाना जो किसी काम के ना हो। अब पहले तो इसका प्लॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। द स्टोरी फॉलोज अ सिंपल येट पावरफुल स्ट्रक्चर रिवॉल्विंग अराउंड द सैक्रिफिशियल act of the two main characters Jim and Della. The narrative builds up the poignant
क्लाइमेक्स हाईलाइटिंग द आयरनी द ब्यूटी ऑफ द गिफ्ट्स। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके कल्चर में क्या है, ये गिफ्ट देना बहुत एक दूसरे पे जैसे वाजिब समझा जाता है, तो ये गिफ्ट देते हैं। ठीक है, प्लॉट स्ट्रक्चर क्या है कि दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। उसके बाद मेन कैरेक्टर कौन है, डेला है और जिम है। ठीक है, डेला बीवी है और जिम हस्बैंड है। डेला है द प्रोटैगनिस्ट, अ यंग वुमेन with a big heart willing to sacrifice her most precious possession to show her love for Jim। अब ये देखें, उसे सबसे जो अजीज़ चीज़ है ना उसके बाल हैं, और वही बाल अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो बेच के आती है ताकि उसे गिफ्ट कर सके। ठीक है, और इसमें सेक्रीफाइस का थीम पाया जाता है। अब जिम को देखें, डेलाज हस्बैंड अ काइंड एंड लविंग मैन हु आल्सो सेक्रीफाइसेस हिज मोस्ट प्रीशियस पोजीशन टू शो हिज लव फॉर डेला। अब दोनों के पास जो सबसे कीमती चीज़ है, ये एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए वो बेच के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी किसी काम के नहीं होते गिफ्ट। अब राइटिंग स्टाइल देखते हैं हम। राइटिंग स्टाइल ओ हेनरी का क्या है, कंसाइज है, इंगेजिंग है, बहुत अच्छे वर्ड इसने लिखे हुए हैं, दिल करता है कि पूरी स्टोरी को बंदा पढ़ता रहे। मास्टरफुल है। ठीक है, पता चलता है कि कितना किस तरह अल्फाज के साथ खेल के उसको बहुत प्यारा लिखा गया है। यूजेज ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन, विविड डिस्क्रिप्शन, विविड किसको कहते हैं, शोख। ठीक है, भड़कीला। उसने बहुत प्यारे अल्फाज, अगर आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत प्यारे अल्फाज उसने लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लेवर डायलॉग। और आप जब देखेंगे ये डेला और जेम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो ये आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, 2-3 पेजेस की है ये स्टोरी। ठीक है, क्लेवर डायलॉग होते हैं, ये आपस में जो डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं, जब ये एक दूसरे के लिए ऐसे गिफ्ट लाते हैं तो आप देख सकते हैं। टच ऑफ ह्यूमर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मज़ाया अंदाज में भी उसने लिखा है। अब थीम देखते हैं, थीम क्या है, द स्टोरी एक्सप्लोर्स लव, सेक्रीफाइस, ट्रू मीनिंग ऑफ गिफ्ट गिविंग। देखें, लव तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दूसरे के लिए वो सेक्रीफाइस भी कर चुके हैं, और इसमें एक मेन थीम ये है कि देखें, गिफ्ट दिए बगैर वो एक दूसरे के नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा कल्चर है, वो गिफ्ट देने को सारा कुछ समझते हैं। वैल्यू ऑफ थाट्स, जेस्चर्स, ओवरऑल मटेरियल पोजीशन। ठीक है, वो अपने ख्याल को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि जो उनके पास पोजीशन है। उसके पास बाल थे तो उसने गिफ्ट देने के लिए बेच दिए कि अपने हस्बैंड को खुश कर सके, और उसके पास घड़ी थी तो उसने वो बेच दी ताकि अपनी बीवी के लिए वो कंगियाँ ले जा सके और उसे खुश कर सके। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज और टोन देखते हैं। लैंग्वेज और टोन को हम देखते हैं तो सिंपल येट एलिगेंट लैंग्वेज, हार्ट वार्मिंग एंड द मेलनकोलिक टोन। मेलनकोलिक किसको कहते हैं, वरिड को, परेशान, अफसुर्दा को कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो एक दूसरे के लिए ऐसे गिफ्ट लाते हैं जो दोनों के काम के नहीं हैं, तो मेलनकोलिक सिचुएशन ही होगी, अफसुर्दा सिचुएशन ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस है। द गिफ्ट ऑफ मेजाई इज टाइमलेस टेल that has captivated readers for the generations. O. Henry masterful storytelling and the characterization make this story a classic. The theme and the emotions evoked are universal, making it a must read for anyone who has experienced loved and sacrificed। ठीक है, इसने बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। जो भी शख्स मोहब्बत के लफ्ज़ पे बिलीव करता है वो कहता है कि उसे वो चीज़ पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही प्यारी पोएम है, स्टोरी है। उसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हमारे पास ये कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड एक पोएम है। ठीक है, ये सोशल मीडिया के दौर के लिए लिखी गई है, बहुत ही अच्छी पोएम है। ठीक है, इसे हम देखते हैं ज़रा। अ वर्ल्ड ऑफ नेशंस कनेक्टेड बाय द ट्रेड। ठीक है, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो ये सोशल मीडिया पे ही है कि किस तरह से डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हो गई है, किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। द वर्ल्ड ऑफ द नेशन कनेक्टेड बाय द ट्रेड, कि किस तरह से नेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान नेशन है, इसी तरह सऊदी अरेबिया को देख लें, अरब नेशन है वो, इसी तरह यूरोप को देख लें, यूरोपियन नेशन है। नेशंस लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, दुनिया। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ नेशंस कनेक्टेड बाय ट्रेड, अब तिजारत के ज़रिए ये वाकई में दुनिया मिली हुई है। हमारा किसी एक दूसरे के मुल्क के साथ अगर ताल्लुक़ है तो किस वजह से है, ताकि हम चीज़ें ले और दे सकें। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ पीपल फ्राम एवरी शेड, अ नेटवर्क ऑफ पीपल फ्राम एवरी शेड। अब देखें, दुनिया के किसी भी किनारे से लोगों का नेटवर्क है। आजकल ऑनलाइन टीमें बनी हुई हैं, गूगल मीटिंग्स होती हैं, सारा कुछ वो वहीं से बैठ के डील कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, अ फोर्स दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर,
अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसी फोर्स है जो जिससे हम बच ही नहीं सकते। अब आज के दौर में अगर कोई बंदा आपको कहे कि नहीं मैंने सोशल मीडिया से दूर जाना है, मैंने अकेले ही रहना है, दुनिया के किसी इंसान से मेरा वास्ता नहीं है, तो क्या कॉमन सेंस इजीली अपील करता है इस चीज़ को? मेरे ख्याल में आसानी से आप इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकते आजकल के दौर में अगर कोई कहे। तो ग्लोबलाइजेशन आजकल ऐसी फोर्स बन गई है कि हमने दुनिया को देख के दुनिया के रंगों को अपनाना होता है। ठीक है, अ मैन शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, खुद को फ्लेक्सिबल रखना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस दौर में पैदा हुए हैं तो आप अपने बुजुर्गों के दौर में कैसे जिएंगे? ठीक है, तो आप इस दौर में पैदा हुए हैं तो इस दौर की जो टेक्नोलॉजी है उसका आपको इस्तेमाल आना चाहिए। टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट बाउंड्स फॉर एवर। अब देखें, ग्लोबलाइजेशन कहता है ऐसी फोर्स है जिससे हम बच तो नहीं सकते, और ये एक ऐसी दुनिया बनाती है जिसका हम हमेशा क्या उससे बंधे रहेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन ऐसी चीज़ है कि कभी आप ये नहीं सोच सकते कि आप दुनिया से अलहदा होंगे। ठीक है, उसके बाद थ्रू ट्रेड वी शेयर आवर रिसोर्सेज आवर गुड्स फ्राम द ईजीएस्ट टू द वेस्ट एंड ऑल दैट्स इन बिटवीन। तो होता है क्या है, आप देखें ऑनलाइन ट्रेड ये वो सारे ऑर्डर हो जाते हैं, तो ट्रेड भी सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, यहाँ से यूरोप तक चीज़ें चली जाती हैं, यूरोप से यहाँ तक आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ट्रेड है। वी क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डिफरेंट कल्चर के लोगों का एक ही जगह रहना। ठीक है, डिफरेंट कल्चर के लोगों का एक ही जगह रहना, इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। एंड अ कल्चर दैट इज़ रिच इन ह्यूमैनिटी। अब देखिए, आप किसी भी कल्चर में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। अब देखें, इसने क्या कहा है, रिच इन ह्यूमैनिटी। इसने एक चीज़ को सिर्फ बता दिया है कि जो जिस भी कल्चर में चले जाएं, अब देखें आप ये मतलब कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं तो आपको ह्यूमैनिटी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में आपको मिलेगी। ठीक है, तो कहता है कि ये एडरेज कल्चर, ये ऐसा कल्चर है जिसमें ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। कम्युनिकेशन द की टू आवर कनेक्शन। जाहिर सी बात है, हम किस वजह से मिले हुए हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू मिले हुए हैं। अ टूल दैट्स हेल्प्ड अस ओवरकम ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन डायरेक्शंस को कहते हैं। ठीक है, सिम्त को कहते हैं। तो कहते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हम मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हर डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। ठीक है, फ्राम फ़ोन कॉल्स टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देख लें, फ़ोन कॉल आप कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वी आर कनेक्टेड इन एवरी वे वी आर इमेजिनिंग। तो कहते हैं आप जितने भी तरीके अभी आप इमेजिन कर रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, आप हर तरीके से एक दूसरे के साथ, दुनिया के साथ मिले हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन द थ्रेड दैट बाइंड्स। अब देखें, ट्रांसपोर्टेशन पे आ गया। ट्रांसपोर्टेशन भी तो ऐसी चीज़ है, मोबाइल वगैरह पे आप कॉल करते हैं आप, तो उससे पहले ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन को देखें, आपने कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो ट्रांसपोर्टेशन आपके काम आती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन द थ्रेड दैट बाइंड। थ्रेड कहते हैं धागे को। ठीक है, तो ये ऐसा धागा है जो हमें बांधता है। अ वे टू ट्रेवल दैट इज़ फास्ट एंड काइंड। तो कहते हैं ये हमें ऐसी चीज़ से बांधता है ताकि हम सफ़र कर सकें। ठीक है, फास्ट एंड काइंड, तेज़ी से सफ़र कर सकें और हम आराम से। यहाँ काइंड का मतलब क्या होगा कि बग़ैर किसी तकलीफ़ के सफ़र कर सकें। फ्राम प्लेन्स टू शिप्स एंड एवरी अदर राइड। अब देखें, जहाज़ों की बात कर रहा है, उसके बाद बहरी जहाज़ों की कर रहा है। ठीक है, तो हर सवारी की बात कर रहा है। वी आर कनेक्टेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हम दुनिया के हर कोने से मिले हुए हैं। उसके बाद है जी, इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी दैट इज़ स्ट्रांग एंड विलिंग। तो कहते हैं इस दुनिया में हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, टू फेस एवरी चैलेंज एंड टू फाइंड एवरी सिचुएशन। अब देखें, ये ग्लोबलाइजेशन ही की वजह है। कोरोना आया तो बहुत सारे मुल्कों ने आप लोगों की हेल्प की, पूरी दुनिया की हेल्प की। वैक्सीनेशंस आने लगी, कुछ मुल्कों में हम राशन भेजने लगे और कुछ मुल्कों ने हमें भेजा। तो ये सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, टू फेस एवरी चैलेंज, जितना बड़ा चैलेंज भी हो, जब एक साथ होते हैं तो आप उसे फेस कर सकते हैं। इन द वर्ल्ड दैट इज़ फ्री फ्राम एवरी कन्फ्यूजन। ठीक है, और कहता है हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जो बिल्कुल टेंशन से खाली होगी। तो ये जो पोएम है इसने लिखी हुई है, ये अब पूरी पोएम मैं आपको बता देता हूँ। इसने ना दो चीज़ें नहीं लिखी हुई, ये आप देखें यहाँ पे कन्फ्यूजन तक तो इसने आपको दी हुई है।
यहाँ तक, यहाँ से आगे जो अब मैं पढ़ूंगा ये इसने नहीं दी हुई, ये भी आप देख लें। फॉर ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फोर्स ऑफ चेंज, कहता है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमें चेंज करने पे मजबूर करती है। द वे टू क्रिएट द वर्ल्ड दैट इज़ मोर अरेंज, तो कहता है हमें ऐसी दुनिया एक मैनेज ऑर्गेनाइज्ड निज़ाम, ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम बनाती है जो कि बाकियों से ज़्यादा तरतीब शुदा है। द वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ होप एंड फ्री फ्राम द फेयर, तो कहता है ऐसी दुनिया जिसमें तवक्कुआत हूँ, उम्मीदें हूँ, ठीक है, एंड फ्री फ्राम फियर, जिसमें किसी चीज़ का डर खौफ ना हो। वेयर पीपल लिव इन द वर्ल्ड दैट इज़ क्लियर, और ऐसी दुनिया जिसमें लोग रहते हैं। आप देख लें सोशल मीडिया में आजकल थोड़ा सा भी मामला होता है तो आपको पता चल जाता है कि किसी के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस चेरिश द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है। चेरिश का क्या मतलब? चेरिश का मतलब वैसे तो सखावत होता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में लेना, तो यहाँ इसका मतलब तो कहते हैं आ जाएं इस कनेक्टेड वर्ल्ड को इंजॉय करते हैं, ठीक है, दिल से इसे मानते हैं। एंड द बॉन्ड दैट वी शेयर दैट इज़ फॉर एवर स्वर्ल्ड, तो कहते हैं ये ऐसा बॉन्ड जो हमेशा चलता रहेगा, जो हमेशा के लिए बन गया, इसे सेलिब्रेट करते हैं। इन द वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड द वंडर्स, उस दुनिया में जो खूबसूरती और अजायबात से भरी हुई है। एंड अ बॉन्ड दैट इज़ स्ट्रांगर देन ऑल वी हैव पॉन्डर्ड, ठीक है। और कहते हैं ऐसे ताल्लुक़, ऐसे मजबूत ताल्लुक़ जो भी, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक, सोचना, कि जो भी चीज़ हम सोच सकते हैं उसके लिए हम क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, ताकि जो भी चीज़ हम सोच सकते हैं वो हम उसको करके गुजरें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच।